वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी मॉडर्न इंडिया की शिक्षा के ऊपर अंतिम क्लास। उसके बाद हमारा अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जल्दी से। लास्ट क्लास में हमने रेगुलेटिंग एक्ट तक बात कर ली थी, आज हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा, स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरी की सहायता से भारत में बंगालपुर के सेरामपुर में एक ईसाई मिशन की स्थापना की गई, जो क्षेत्र डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रक्त व रंग से भारतीय हों परंतु विचार, रुचि और बुद्धि से अंग्रेज हों। मैंने आपको पहले बताया था ना, मैकाले की नीति क्या थी कि ऐसे लोगों की फौज खड़ी कर देगा जो दिखने में भारतीय होंगे लेकिन अंदर से पूरी तरह से अंग्रेज। मैकाले का मानना था कि यूरोप के अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी की किताब भारत तथा अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैकाले को ये लगता था कि अरब और भारतीय साहित्य जितना भी है वो यूरोप के किसी अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी में रखी पुस्तकों से भी कम मूल्यवान है। यानी भारत की जो पूरा साहित्य है वो इतना अच्छा नहीं है जितना अकेला यूरोप का है, वो भी एक पुस्तकालय की एक अलमारी का। इससे आप ये पता लगा लो कि वह कितनी घृणा रखता था भारतीयों से और उसकी निगाह में भारतीयों की इज्जत क्या थी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भारतीयों के प्रति उसका पूर्वाग्रह क्या था, किस तरीके की सोच थी उसकी भारतीयों को लेकर, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और अगर वह भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दे रहा है तो अंग्रेजी शिक्षा देने के पीछे भी उसका क्या मंतव्य रहा होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के समय में जो लोग ये कहते हैं कि अरे अंग्रेज नहीं आते तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा नहीं होती, हम बहुत पिछड़े होते, उन मूर्खों को ये बताइए कि मैकाले तुम्हारा भला करने इंडिया में नहीं आया था, ना ही वह तुम्हारा शुभचिंतक था। और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो मैकाले की नाजायज़ औलाद हैं और मुझे लगता है कि वो देशद्रोही हैं अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो, या फिर उसे इतिहास का ज्ञान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकाले द्वारा अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। मैंने आपको बताया क्या था ये, जिसके माध्यम से शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाएगी और इस वर्ग से जो शिक्षा है वो छन छन के सामान्य जनमानस तक पहुंच जाएगी। इसी सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में ऑकलैंड ने लागू किया। ध्यान रखना, वुड डिस्पेच से पहले तक इस सिद्धांत के तहत भारतीयों को शिक्षित किया गया। अगला पॉइंट देखिए, लॉर्ड कर्जन शिक्षा पद्धति पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। शिक्षा के केंद्रीयकरण में विश्वास था कि उसने 1901 में शिक्षा विशेषज्ञों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। इस सम्मेलन में किसी भी भारतीय को नहीं बुलाया गया था। इस सम्मेलन में जनवरी 1902 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय कमीशन नियुक्त किया गया। इस आयोग में सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी को सदस्य बनाया गया था। रैले आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। अगला पॉइंट देखिए, एनी बेसेंट 1883 में भारत आई। वह एक आयरिश महिला थी। भारत की राजनीति में श्रीमती एनी बेसेंट का पदार्पण 1914 में हुआ। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में भारत आई थी, जो आगे चलकर इसके अध्यक्ष भी बनी। इन्होंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में की, जो बाद में चलकर 1916 में BHU बना। देखो, एक हिंदू कॉलेज तो ये बना रही हैं एनी बेसेंट। एक हिंदू कॉलेज हमने जो है राजा राम मोहन राय वाला देखा था, जिसमें उन्होंने हिंदू कॉलेज स्थापित किया था डेविड हेयर की सहायता से, तो वो अलग था, ये अलग है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। BHU यही वाला बना है जिसके संस्थापक हैं एनी बेसेंट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपिन के उदारवादी कार्यों को देखकर रिपिन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। ध्यान रखना, भारत का उद्धारक जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल में मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा दोनों ही अंग्रेज हैं, एक दूसरे की तिलबाजी कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें लूट रहे हैं वो हमारे उद्धारक कैसे हो सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी विदेशी हैं और ये भी विदेशी हैं, तो एक दूसरे को बढ़िया बता रहे हैं, तो होता है, ये नॉर्मल बात है। उसने रिपिन के काल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ माना है ना, और वह उसको सज्जन रिपन के नाम से याद करती हैं। चलिए आगे देखो, द प्रेज ऑफ फॉली नामक जिसका हिंदी रूपांतरण मूर्खता की प्रशंसा है, 1509 में लैटिन में
इरेस्मस द्वारा रॉटरडैम में लिखा गया एक निबंध है जो पहली बार जून 1511 में छपा था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में भारतीय छात्रों ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया। तत्कालीन बंगाल के सचिव कार्लाइल ने 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर प्रेषित किया, जिसके तहत अगर किसी भी विरोध में भारतीय बच्चे शामिल होंगे, भारतीय विद्यार्थी शामिल होंगे, तो उन्हें किसी भी शिक्षण संस्थान में ना तो प्रवेश मिलेगा, और अगर उन पर कोई आरोप सिद्ध होता है कि वे शामिल हुए तो उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं माना जाएगा। तो ये पास हुआ है कार्लाइल सर्कुलर। एक ऐसा ही पास हुआ है लॉइन सर्कुलर। ये दोनों ही सर्कुलर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ध्यान रखना। भारत के आर्थिक इतिहास पर सर्वप्रथम पुस्तक R.C. दत्त ने लिखी है, याद रखिएगा। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पारित हुआ। इस अधिनियम में विवाह की आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर आगे जो है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 14 साल कर दी गई थी। ये जो है ये जुड़ा हुआ है बाल विवाह से। भारतीय नेताओं की मांगों को पूरा करने तथा स्वराज पार्टी द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में सर अलेक्जेंडर मुडीमैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे मुडीमैन समिति या रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस समिति में ब्रिटिश प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 4 भारतीय सदस्य डॉक्टर शिवस्वामी अय्यर, डॉक्टर R.P. परांजपे, सर तेज बहादुर सप्रू तथा मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। इस समिति का मुख्य कार्य भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत 1921 में स्थापित संविधान तथा द्वैध शासन प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1925 में लगाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का चार्टर कहकर संबोधित किया। इसके द्वारा भारत के लिए एक संघ स्थापित करने की योजना थी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत उनकी देशी रियासतों को शामिल होना था, लेकिन शामिल इसमें वही होगा जो अपनी इच्छा से होना चाहे। बाल गंगाधर जाम्बेकर प्रोफेसर आर्लेबार के सहायक के रूप में गणित विषय से एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बंबई में 1835 में भारत के पहले प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ध्यान रखना, बाल गंगाधर जाम्बेकर। ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का प्रकाशन 1882 में हुआ। देसी समाचार पत्र अधिनियम 1878 को पारित करने का श्रेय लॉर्ड लिटन को जाता है। इसके तहत सरकार ने भारतीय भाषा समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। इसे राजद्रोही लेखों को दबाने तथा दंडित करने का अधिक सफल अस्त्र बनाया गया। इसे गलघोंटू अधिनियम कहा गया, क्योंकि इसके द्वारा समाचार पत्रों का आवाज दबाने का प्रयास किया गया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 1886 से 1819 के मध्य इलाहाबाद, पटना, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई। इसकी खंडपीठ रांची थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ है, सबको पता है। भारत में पहली बार मुद्रणालय लाने वाले पुर्तगाली थे। ये क्या होता है? ये है बेसिकली प्रिंटिंग प्रेस। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर के आया? तो आप आंसर करोगे पुर्तगाली। लेकिन भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लोकप्रिय कौन बना रहा है? तो आप आंसर करोगे अंग्रेज। ध्यान रखना। विल्किंसन ने गीता का अनुवाद किया, ठीक है, हम जानते हैं। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने इसकी प्रस्तावना लिखी, ये भी हमें पता है, पढ़ चुके हैं। विलियम बेंटिक को 1828 में लॉर्ड एम हर्ट का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। बेंटिक एक कट्टर उदारवादी था और वह उन्हीं के आदर्शों से प्रेरित हुआ जिनसे इंग्लैंड में सुधारों के युग का सूत्रपात हुआ। और लास्ट पॉइंट शिक्षा के क्षेत्र से, लॉर्ड मैकाले के प्रशंसात्मक शब्दों में जो कलकत्ता में उसकी प्रतिमा पर खुदे हुए थे, बेंटिक ने प्राच्य स्वेच्छाचारिता में अपनी अंग्रेजी स्वतंत्रता की भावना को भर दिया। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इसमें नए फैक्ट आपको मिले होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।